नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को जो आप लोगों का कल पेपर हुआ है 2023 वाला यूपी कैडेट का, वो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचेगा। और जो लोग पहली बार जुड़े हुए लोगों को बता दें, हमारे चैनल पे द नॉलेज प्लाजा पे यूपी कैडेट की तैयारी कराई जाती है। इस बार भी तैयारी कराई गई थी, इससे पहले भी तैयारी कराई गई थी। इससे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 50 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार भी जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे थे वो काफ़ी क्वेश्चन करके आए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उन लोगों का। इस बार भी काफ़ी सिलेक्शन होगा। जब रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट के बाद आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा। तो आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बता दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है, कोई आप लोगों से फीस नहीं ली जाती है। सारी की सारी तैयारी यूट्यूब पर फ्री कराई जाती है। और जो द नॉलेज प्लाजा से बच्चे पढ़े थे उन लोगों ने तो एकदम धमाल मचा दिया होगा। क्या बच्चों, जो कुछ भी यहाँ से पढ़ाया गया सब कुछ वही पूछा गया पेपर में। जो कुछ भी यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था सब कुछ वही पूछा गया। फिजिक्स हमारे द्वारा आप लोगों को नहीं कराया गया था, मतलब कम क्वेश्चन कराए गए थे। फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े नहीं फंसे थे, बाकी और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे द्वारा फंसाए गए हैं। बच्चों ने कमेंट करके भी बताया है, कुछ बच्चों ने नहीं बताया, तो वो लोग भी बता दें कमेंट करके, क्योंकि आपके कमेंट देख के ही और बच्चे जो नए तैयारी करेंगे वो आपके कमेंट देख के ही करेंगे कि यहाँ पे कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग इतना तो कर्तव्य बनता है आप लोगों के लिए। मैंने इतनी पूरी साल आप लोगों के लिए मेहनत की है और आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं और हमारे द्वारा फंसाया गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। ये है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। कहाँ पे है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये पूछा गया था गरीब महिलाओं की क्रेडिट जरूरतों को कौन पूरा करता है। गरीब महिलाओं की क्रेडिट जरूरतों को कौन पूरा करता है, उनको लोन कौन देता है? महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना या महिला धन योजना। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महिला कोष। कौन सा? राष्ट्रीय महिला कोष जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ, लाला लाजपत राय, चेतन भगत या कोई नहीं। तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है। कट ऑफ क्या रहेगा? कट ऑफ के बारे में वीडियो बना दिया हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो देख लीजिएगा। इस बार जो है कट ऑफ आप लोगों का ज़्यादा नहीं जाने वाला है, कट ऑफ कम ही जाएगा। कितना जाएगा वो मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में लीची सबसे अधिक होती है। भारत के किस राज्य में लीची सर्वाधिक होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन से राज्य में लीची सबसे अधिक होती है, आप लोग भी बताते चलिए कमेंट करके किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। और लास्ट में भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने इतने किए थे और इतने में से इतने सही हैं। तो लीची जो है लीची सबसे अधिक होती है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था पूरा किससे संबंधित है। पूरा का पूरा नाम है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ये किससे संबंधित है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा चलाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्लास को लाइक भी करते चलिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि लाइक करेंगे तो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सकेगा कि द नॉलेज प्लाजा जो है वो यूट्यूब पे फ्री तैयारी कराता है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी कराता है। यहाँ पे देखिए, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो 1945 में। कब? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार खेल से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये पूछा गया था चेस में कितने स्क्वायर बॉक्स होते हैं। चेस में कितने स्क्वायर बॉक्स होते हैं? तो स्क्वायर बॉक्स कितने होते हैं इसमें? 64 होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत से कौन सी रेखा होकर नहीं गुजरती है? इसका ऑप्शन नहीं मिला था मुझे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा वाला जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है? किस खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है? आइस हॉकी, रग्बी, पोलो या गोल्फ? तो किस खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है? गोल्फ के खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है। गोल्फ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इसको। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करके जाइए। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। इसका प्रति व्यक्ति आय वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है? ये आप लोगों को मैथ की जो मैराथन जिन लोगों ने देखी होंगी उसमें मैथ के काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि मैथ की जो आप लोगों को मैराथन कराई गई थी उससे काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं मैथ के। लगभग मैंने आप लोगों को बताया था कि 17-18 क्वेश्चन करके आएंगे, तो 17-18 क्वेश्चन फंसे होंगे। अगर तीनों जिसने मैराथन देखी होंगी, तीन मैराथन कराई गई थी, दो मैराथन जो हैं 3-3 घंटे की थी और एक 1.5 घंटे की थी, तो यानी 7.5 घंटे की क्लास आप लोगों को कराई गई थी। 7.5 घंटे की क्लास से आप लोगों के 17 से 18 क्वेश्चन फंसे होंगे मैथ के। तो आप लोग ने अगर देखी होगी तो आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है, ये आप लोगों को बताया भी था, ये पूछा जाता है 2019 में भी पूछा था। 3 माध्य का -2 माध्य, 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन होता है बहुलक बराबर मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था 2019 में भी पूछा था एनडी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सांख्यिकी के मध्य बीच में स्थित होता है? सांख्यिकी के मध्य या बीच में कौन स्थित होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे आप लोगों को कोई दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो इसमें बीच में क्या है? बीच में ये 3 है, बीच में 3 है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं? 3 को माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका को तो हम बीच में निकालते हैं, तो बीच में क्या स्थित होता है? माध्यिका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, तो जिन लोगों ने मैथ की मैराथन देखी होगी उन लोगों की तो मजे आ गए होंगे, क्योंकि मैथ की मैराथन से काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे, और जूलॉजी की जो मैराथन चलाई थी उससे भी काफ़ी क्वेश्चन फंसे। और जो लोग शुरुआत से जुड़े होंगे वो तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के आए ही नहीं होंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन की बात नहीं कर सकता, 150 क्वेश्चन तो फंसे ही होंगे हमारे चैनल से। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कितने क्वेश्चन फंसे थे, बाद में जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। आम की सबसे बौनी प्रजाति है, आम की सबसे बौनी प्रजाति कौन सी है? तो आम्रपाली। कौन सी? आम्रपाली जो है ये आम की सबसे बौनी प्रजाति है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और एक शायद वो भी पूछा गया था, आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? आम की सबसे मीठी प्रजाति चौसा है। ये पूछा गया, डेवलर द्वारा गेहूं की बीज दर कितनी होती है? डेवलर द्वारा गेहूं की बीज दर कितनी होती है? 10 से 20 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम या 40 से 50 किलोग्राम? तो डेवलर द्वारा पूछ रहा है, डेवलर द्वारा गेहूं की बीज दर लगती है केवल 25 से 30 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम बीज दर लगती है डेवलर के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन हमें ज़्यादा नहीं मिल पाए, मैथ के क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास हों तो आप लोग भेज दीजिएगा मैथ के क्वेश्चन। टमाटर में खाया जाने वाला भाग, टमाटर में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? पुष्पासन, बीज, प्लेसेंटा, सभी। तो देखिए पुष्पासन भी, बीज भी, प्लेसेंटा भी, इसका सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, टमाटर में खाया जाने वाला भाग ये सभी। अगला क्वेश्चन है, आम और नारियल फल हैं, आम और नारियल कैसे फल हैं? इनके फल का प्रकार पूछा है, पोम, पेपो, ड्रूप या नन ऑफ दीज। पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले बार एक क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? सेब के फल का प्रकार पूछा गया था, पिछले बार सेब के फल का प्रकार पूछा गया था। पिछले बार बांदा यूनिवर्सिटी ने सेब के फल का प्रकार पूछा था, तो पोम जो है ये सेब के फल का प्रकार है, पेपो जो है ये कुकुरबिटेसी कुल के फल का प्रकार होता है, आम और नारियल के फल का प्रकार क्या हो जाएगा? ड्रूप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है निम्न में नट नहीं है, निम्न में नट नहीं है, नारियल, मूंगफली, अखरोट या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए नारियल जो है इसके फल का प्रकार होता है ड्रूप, नारियल जो है इसके फल का प्रकार होता है ड्रूप। मूंगफली के फल का प्रकार होता है लोमेंटम, मूंगफली के फल का प्रकार लोमेंटम होता है। अखरोट के फल का प्रकार होता है नट,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में नट नहीं है। नट नहीं है, नारियल भी नट नहीं है, मूंगफली भी नट नहीं है, लेकिन अखरोट तो नट है ना, अखरोट के टाइप ऑफ फ्रूट नट होता है, लेकिन ये भी दे दिया है इसमें। और लास्ट ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द एबव, लास्ट ऑप्शन दे दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नारियल और मूंगफली दो नट नहीं है। वैसे ऑप्शन इसमें अखरोट नहीं देना चाहिए था और अखरोट दे दिया है, तो इसमें एक ही वो देना चाहिए था, क्योंकि इसमें देखिए नारियल भी नट नहीं है, मूंगफली भी नट नहीं है, अखरोट नट है। तो इसका ऑल ऑफ दीज वाला, मेरे हिसाब से जो लोग ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट करना ही चाहिए उसको जब ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो ये पूछा गया सुपारी के फल का प्रकार क्या होता है। सुपारी के फल का प्रकार, सुपारी का अरेका नट बोलते हैं ना, अरेका नट। अरेका नट का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, इसका टाइप ऑफ फ्रूट होता है बेरी। क्या होता है, बेरी होता है, नट नहीं होता है, बेरी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था सेब और नाशपाती का खाया जाने वाला भाग। सेब और नाशपाती का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, मध्य फल वित्ती, पुष्पासन, प्लेसेंटा या पेरिकार्प। तो इन दोनों का ही खाया जाने वाला भाग कौन सा है, पुष्पासन। अगर आपको एक का भी पता होगा तो आप लोग कर दिए होंगे। सेब और नाशपाती दोनों का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, पुष्पासन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग शेयर करते रहिए क्लास को शेयर करते रहिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। जेली किससे बनती है, जेली किससे बनाई जाती है, तो जेली अमरूद से बनाई जाती है। और आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं तो उन लोगों को बता दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। जेली किससे बनाई जाती है, तो जेली अमरूद से बनाई जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। ये क्वेश्चन तो कभी पीछे छोड़ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही दिन से पूछा जा रहा है और बहुत ही हर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की जुबान पे रट गया ये क्वेश्चन कि धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। और ये क्वेश्चन जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है यूपी कैडेट, हर बार इसको पूछ लेता है, एक आध साल का गैप करके हर बार पूछ लेता है। धान में खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। इसकी खोज बाई-एल नैनी ने की थी। किसने, बाई-एल नैनी ने की थी। अगला क्वेश्चन, इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केला में कौन सा रोग लगता है। केला में कौन सा रोग लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केला में जो पनामा बीमारी है, पनामा रोग केले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है, यही लगता है पनामा बेल्ट जो है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सभी नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग लास्ट में बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे। बकरी की सबसे ऊंची नस्ल है, बकरी की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग हैं, वो आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। बकरी की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, बीकानेर, अंगोरा, बर्बरी या जमुनापारी। तो बकरी की सबसे ऊंची नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। ये हिंदी में देखिए, हिंदी में दिया हुआ था लेग हॉर्न, हिंदी में केवल लेग हॉर्न दिया हुआ था, और इंग्लिश में आप लोग पढ़ते तो वाइट लेग हॉर्न दिया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, वाइट लेग हॉर्न। वाइट लेग हॉर्न जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है और मुर्गी की सबसे हल्की नस्ल भी है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है, जिसका भी पेपर कैसा भी हुआ है सिलेक्शन सबका होगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 15 जून को, 15 जून को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ जो है, कट ऑफ इस बार कम जाएगा, कितना जाएगा मैं वीडियो बना के बता दिया हूँ। चाय पीने से अधिक मूत्र की मात्रा का कारण है, चाय पीने से अधिक मूत्र की मात्रा का क्या कारण है, शर्करा, जल, निकोटीन या कैफीन। तो चाय पीने से अधिक मूत्र आता है, इसका क्या कारण है भाई। तो चाय पीने से अधिक मूत्र आने का कारण है कैफीन। कैफीन देखिए, एक कप जो साधारण एक कप चाय होता है, एक कप चाय में लगभग 50 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है। कितना, 50 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है, और इसी के कारण चाय पीने से अधिक पेशाब आती है, अधिक मूत्र आता है। और देखिए इसकी वजह से प्यास भी ज़्यादा लगती है, इसकी वजह से प्यास भी ज़्यादा लगती है। कुछ लोग इसको किडनी के लिए बढ़िया मानते हैं, कुछ लोग इसको किडनी के लिए बढ़िया मानते हैं, लेकिन देखिए इससे प्यास भी ज़्यादा लगती है तो पानी की भी कमी हो जाती है। इसलिए ये जो है चाय ज़्यादा, कुछ लोग मानते हैं कि पीनी चाहिए, कुछ लोग मानते हैं नहीं पीनी चाहिए, अपनी अपनी अलग अलग धारणा है। तो यहाँ पे केवल ये क्वेश्चन देखिएगा, चाय पीने से अधिक मूत्र की मात्रा का कारण क्या है, कैफीन। तो कैफीन वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल नहीं होगा, जल नहीं होगा, कैफीन वाला डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये पूछा गया था लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग। जो लगातार क्लास को देखे होंगे वो सारे क्वेश्चन करके आए होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को हमारे द्वारा कराए गए थे। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लीची का खाने योग्य भाग है फ्लैशी एरियल, फ्लैशी एरियल या मांसल एरियल, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था केंचुए में बिरसड़ कौन से खंड में पाए जाते हैं? केंचुए में बिरसड़ कौन से खंड में पाए जाते हैं? तो 11 और 12, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया ग्लाइकोजन किस में टूटता है? ग्लाइकोजन मतलब किस में, मतलब कहाँ टूटता है? वृषण में, यकृति में, अग्न्याशय में या किडनी में? तो ग्लाइकोजन कहाँ टूटता है? ग्लाइकोजन जो है ये यकृति या लीवर में टूटता है, यकृति या लीवर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया केंचुए में क्लोरेगोगेन कोशिका कहाँ पाई जाती है? केंचुए में क्लोरेगोगेन कोशिका जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भी यकृति या लीवर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था बीज है, बीज क्या है? परिपक्व अंडाशय, निषेचित परिपक्व बीजांड, अनिषेचित बीजांड या इनमें से कोई नहीं। तो बीज क्या है? बीज जो है ये मैंने आप लोगों को बताया था, परिपक्व बीजांड जो है वो बीज कहलाता है और परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? ये फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है और परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। परिपक्व बीजांड वाले जो लगाए हैं वो उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये पूछा गया था डिजीज कॉइड बाई बैक्टीरिया इज, इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है? चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा या हैजा। आप लोग देखिए क्लास को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको। और कट ऑफ वाला वीडियो मैं बना दिया हूँ, तो कट ऑफ वाला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। ये पूछा गया था डिजीज कॉइड बाई, और आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको बता दीजिएगा, हमारे द्वारा तैयारी कराई जाती है तो यहाँ से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। डिजीज कॉइड बाई बैक्टीरिया इज, देखिए चेचक जो है ये वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। खसरा भी वायरस के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस के द्वारा होता है, लेकिन हैजा जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा रोग जो है, हैजा या कॉलेरा, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूषित जल का सेवन करने से ये रोग होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? हैजा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 15 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लोगों की बिल्कुल क्लियर रैंक हो जाएगी, कितनी आप लोगों की रैंक आ रही है। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, सबका सिलेक्शन होगा। पुष्प एक उदाहरण है, पुष्प एक उदाहरण है, जड़ का, कली का, प्ररोह का या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प जो है ये किसका उदाहरण है? पुष्प जो है ये जड़ का, कली का, प्ररोह का। यहाँ पे देखिए कली को क्या बोलते हैं? बड़ बोलते हैं, बड़ बोलते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं। आपके जो इंग्लिश में ऑप्शन दिए हुए थे, कली वाला बड़ दिया हुआ था, प्ररोह वाला स्टेम दिया हुआ था। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है ये ठीक से नहीं पूछा गया, उसमें ये क्वेश्चन ठीक से नहीं पूछा गया। अगर अनओपन्ड फ्लावर है, पुष्प अगर बंद है तो हम उसे बड़ भी कहेंगे, और पुष्प अगर पूछे पुष्प किसका रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन किसका है, पुष्प जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, अब कोई भी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही जो है, ज़्यादा सही होगा स्टेम वाला, ज़्यादा सही स्टेम वाला होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन सही करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था उसको, और ऐसा पूछा है तो दोनों ऑप्शन सही करने चाहिए, बड़ वाला भी सही करना चाहिए और स्टेम वाला भी सही करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके कोई भी दिक्कत हो तो। रूट हेयर्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं वो एक कोशिकी होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रेड ब्लड सेल्स जो हैं इसका मुख्य कार्य क्या है? तो जो मैराथन कराई थी जूलॉजी की उसमें आप लोगों को बताया था रेड ब्लड सेल्स का, और आप लोग थोड़ा दिमाग भी लगाए होंगे तो बिल्कुल कर दिए होंगे। क्या है? ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन वाला जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन को पचाने वाले विकार हैं, प्रोटीन को पचाने वाले विकार कौन से हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रोटीन को पचाने वाले विकार। आप लोग भी आंसर करते चलिए, जो आप लोग लगाए हैं आंसर करते चलिए। प्रोटीन को पचाने वाले विकार हैं, तो प्रोटीन को पचाने वाले विकार कौन से हैं? देखिए मुख्य रूप से होता है ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन जो है ये मुख्य रूप से होता है, लेकिन ट्रिप्सिन जो है कि केवल एक ही में ऑप्शन दिया है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आगे क्या दिया हुआ है, ट्रिप्सिन के आगे पेप्सिन, रिप्सिन, यही वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है यकृति कोशिकाएं बनाती हैं, यानी यकृति कोशिकाएं जो लीवर सेल्स होती हैं ये किसका सीक्रेशन करती हैं, किसका स्रावण करती हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, वाइल जूस या एमाइलोप्सिन। तो ये किसका स्रावण करती हैं, ये करती हैं बाइल जूस का। किसका, बाइल जूस का। यहाँ पे अगर पेप्सिन, बाइल जूस की जगह अगर पेप्सिन ऑप्शन होता तो पेप्सिन वाला सही होता, पेप्सिन की जगह बाइल जूस है तो बाइल जूस भी ठीक है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यकृति कोशिकाएं क्या बनाती हैं, किसका श्रावण करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेगमेंटेशन किस संघ की विशेषता है, खंडी भवन। तो जिन लोगों ने मैराथन देखी होगी वो लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे। आप लोगों को बताया था सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी खंडयुक्त बॉडी, खंडयुक्त शरीर किसका होता है, प्रोटोजोआ में नहीं, मोलस्का में नहीं, सिलेंट्रेटा में नहीं, एनीलिडा बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा, एनीलिडा बिल्कुल सही होगा। एनीलिडा में क्या आता है, केंचुआ, केंचुआ जो है ये एनीलिडा में आता है। और केंचुआ का आप लोगों को पता है शरीर जो है वो खंडयुक्त होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है और उसका शरीर 100 से 120 भागों में बटा होता है, 100 से 120 खंडों में बटा होता है। तो इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड बॉडी होती है। एनीलिडा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में गायब हो जाती है। तो ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में गायब हो जाती है, क्योंकि एक इसमें ऑप्शन दे दिया था लेट प्रोफेज वाला। सब लोग, ज़्यादातर लोग लगा के आए होंगे प्रोफेज, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि केंद्रक झिल्ली जो है वो प्रोफेज के अंतिम में गायब होती है, प्रोफेज के लास्ट में ही तो गायब होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दे दिया, लेट प्रोफेज दे दिया है, लेट प्रोफेज दे दिया है, तो लेट प्रोफेज वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर लेट प्रोफेज ऑप्शन नहीं दिया होता, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये ऑप्शन दिया होता तो प्रोफेज वाला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे लेट प्रोफेज दे दिया है, डी में डी ऑप्शन लेट प्रोफेज दे दिया है, तो इसके लिए इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था बाष्पोत्सर्जन, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऑप्शन को बिल्कुल ठीक से पढ़ा करिए, सारे ऑप्शन पहले पढ़ लिया करिए, उसके बाद आंसर दिया करिए। बाष्पोत्सर्जन दर निर्भर करती है, बाष्पोत्सर्जन दर किस पर निर्भर करती है, तापमान और प्रकाश पर, मृदा और जल पर, इन पर भी निर्भर करती है। प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, हवा की गति, प्रकाश और तापमान। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हवा की गति, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, इन सभी पर निर्भर करती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था बाष्पोत्सर्जन पूर्णतया अनुपस्थित होता है, बाष्पोत्सर्जन पूर्णतया अनुपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जलोदभिद पादप में, जलोदभिद, जलोदभिद पादप में, जलोदभिद पादप जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए जो जलोदभिद पादप होते हैं उनकी पत्तियां बिल्कुल पानी में डूबी रहती हैं, कुछ पादप होते हैं उनकी पत्तियां बिल्कुल पानी में डूबी रहती हैं जो जलोदभिद पादप होते हैं। तो जब पत्तियां पानी में डूबी रहेंगी तो बाष्पोत्सर्जन बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसमें पूछा गया बाष्पोत्सर्जन पूर्णतया अनुपस्थित होता है, तो जब उनकी पत्तियां बिल्कुल पानी में डूबी रहेंगी तो उसमें बाष्पोत्सर्जन बिल्कुल होगा ही नहीं, तो पूर्णतया इनमें अनुपस्थित होता है जलोदभिद पादप। बाकी और जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें बाष्पोत्सर्जन होता है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था बाष्पोत्सर्जन क्या है, बाष्पोत्सर्जन जैविक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, आनुवंशिक क्रिया है। तो बाष्पोत्सर्जन क्या है, ये एक भौतिक क्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, भौतिक क्रिया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बाष्पोत्सर्जन क्या है, भौतिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था आलू एक रूपांतरित स्वरूप है, आलू एक रूपांतरित स्वरूप है किसका, जड़, तना, फल या बीज। तो आलू जो है ये रूपांतरित किसका है, तना का, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़्यादातर लोग इसका आंसर बिल्कुल सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है, सबसे छोटा पुष्पी पादप, पॉलिएंथिया, रेफ्लेशिया, वोल्फिया या मैंगीफेरा। तो सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है, आप लोग भी आंसर करते चलिए और बता दीजिएगा लास्ट में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन गलत हैं। आप लोग बाद में बता दीजिएगा, जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी लोगों को बताइए, और भी जो लोग तैयारी करने वाले हों उन लोगों को बताइए, हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं।
सबसे छोटा पुष्पी पादप पूछा था, तो सबसे छोटा पुष्पी पादप है बोल्फिया। बोल्फिया जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तने में जाइलम किस प्रकार का पाया जाता है? तने में जाइलम किस प्रकार का पाया जाता है? एक्सआर्च, एंडार्च, पॉलीआर्च, ऑल ऑफ द अबव। तो तने में जाइलम किस प्रकार का पाया जाता है? तने में पूछा है ना, तो तने में किस प्रकार का जाइलम पाया जाता है? एंडार्च प्रकार का। कौन सा? एंडार्च वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ज़्यादातर स्टेम में एंडार्च जाइलम पाया जाता है, और एक्सआर्च जो है ये ज़्यादातर जड़ों में पाया जाता है। किसमें? जड़ों में या रूट्स में कौन सा पाया जाता है? एक्सआर्च पाया जाता है। तो एंडार्च वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था, बीजों तथा फलों का प्रकीर्णन आवश्यक है। बीज तथा फलों का प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है? यह निषेचन में सहायक होता है, जीवन संघर्ष से बचने के लिए, जीवन संघर्ष से बचने के लिए, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें। प्रजनन के लिए स्थान देता है, प्रजनन के लिए स्थान देता है, पीढ़ी मजबूत बनती है। इसमें हमें ऑप्शन में थोड़ा क्लियर नहीं है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़े हमें क्लियर नहीं लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसे मेरे हिसाब से डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन। अब कह नहीं सकते कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रही है उसमें। ये पूछा गया था, मूल दाव सर्वाधिक होता है। मूल दाव जब कब सर्वाधिक होगा? बाष्पोत्सर्जन एवं अवशोषण की दर अधिक होती है, बाष्पोत्सर्जन एवं अवशोषण की दर कम होती है, बाष्पोत्सर्जन की दर अधिक तथा अवशोषण की दर कम होती है, बाष्पोत्सर्जन की दर कम तथा अवशोषण की दर अधिक होती है। तो देखिए मूल दाव क्या होता है? मूल दाव जो होता है ये जड़ द्वारा लगाया गया दाव जो होता है, जड़ द्वारा दाव जो लगाया जाता है उसे मूल दाव बोलते हैं। इसके द्वारा जड़ पानी का अवशोषण करता है, जड़ जो है वो पानी का अवशोषण करती है, तो वो मूल दाव होता है। तो अब मूल दाव सबसे अधिक कब होगा? सबसे अधिक तभी तो होगा ना जब अवशोषण दर ज़्यादा होगी और बाष्पोत्सर्जन दर कम होगी। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन में पानी का लॉस होता है। अगर बाष्पोत्सर्जन दर कम होगी और अवशोषण दर ज़्यादा होगी तभी तो मूल दाव सबसे अधिक होगा ना। तो इसलिए इसमें जो बाष्पोत्सर्जन दर कम और मूल दाव, कौन सा ऑप्शन है? बाष्पोत्सर्जन की दर कम तथा अवशोषण की दर अधिक होती है, ये वाला डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, माइटोसिस में गायब होने वाली संरचना है। माइटोसिस में गायब होने वाली संरचना, केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका भित्ति। तो माइटोसिस में कौन सी संरचना गायब हो जाती है? केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका भित्ति। तो देखिए माइटोसिस में केंद्रिका गायब हो जाती है, केंद्रिका गायब हो जाती है और केंद्रक कला गायब हो जाती है, केंद्रक कला, केंद्रिका और केंद्रक कला गायब हो जाती है। इसमें ये तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें वैसे केंद्रक वाला ऑप्शन सही होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन इसमें ऑप्शन ये देना चाहिए था, केंद्रिका देना चाहिए था या केंद्रक कला देना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें गायब हो जाती हैं माइटोसिस में। तो यहाँ पे पता नहीं है कौन सा ऑप्शन सही कर दे वो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ऑप्शन उसमें क्लियर नहीं दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं। चतुर्दीर्घी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? शोलेनेसी, शोलेबेसी नहीं है यहाँ पे, शोलेनेसी है, शोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी या ग्रेमिनी। तो देखिए चतुर्दीर्घी पुंकेसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सरसों, सरसों के पुष्प, सरसों के पुष्प जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, चतुर्दीर्घी पुंकेसर का। तो सरसों किस में पाया जाता है? सरसों पाया जाता है क्रूसीफेरी में। किसमें? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में पाया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, केंचुए में अनुपस्थित होता है। केंचुए में क्या अनुपस्थित होता है? क्लाइटेलम, ब्रक, एनालेस्टाइल। तो केंचुए में क्या अनुपस्थित होता है? क्लाइटेलम, ब्रक या एनालेस्टाइल। तो केंचुए में देखिए ये एनालेस्टाइल जो है ये केंचुए में नहीं पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है? नर काकरोच में पाई जाती है, नर काकरोच में पाई जाती है एनालेस्टाइल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती है? अग्नाशय, ब्रक, अमाशय या कोई नहीं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो हैं ये किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है अग्न्याशय में। किस में? अग्न्याशय, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, ए ऑप्शन। आप लोगों को जो मैराथन कराई थी उसमें बताया था आप लोगों को। और लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, केंचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में होता है? केंचुए में नर जनन छिद्र जो है ये कौन से खंड में होता है?
तो कैंचुओं में नर जनन छिद्र 18वें खंड में होता है। 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है। एक बच्ची कोई पूछ रही थी 19वां खंड भी दिया था, तो 19वां खंड नहीं होगा, कौन सा होगा, 18वां खंड जो है बिल्कुल सही होगा, 18वें खंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया सामान्यतः मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सामान्यतः मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 42, 44, 46 या 48। तो मनुष्य में देखिए कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर। अब इसमें देखिए 22 पेयर जो हैं ये ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम, यही केवल लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। बाकी 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम होते हैं, वो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ज़्यादातर लोग इसका आंसर बिल्कुल सही किए होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया गर्म पिंड H से ठंडे पिंड C में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। गर्म पिंड H से ठंडे पिंड C में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, चालन, संवहन, विकिरण या प्रेरण। तो इसका राइट आंसर होगा चालन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था सोनू तथा रिया के शरीर का तापक्रम क्रमशः 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 38 डिग्री सेल्सियस है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया था। तो देखिए आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, सोनू का शारीरिक तापमान रिया से अधिक है, रिया का शारीरिक तापमान सोनू से अधिक है, दोनों का शारीरिक तापमान समान है या दोनों ज्वर से पीड़ित हैं। तो देखिए सामान्य टेम्परेचर जो है ये कितना होता है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों ज्वर से पीड़ित होंगे, दोनों को बुखार होगा, दोनों के दोनों ज्वर से पीड़ित होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया सुचालक का तापमान T बढ़ जाता है, इसकी प्रतिरोध की भिन्नता को दर्शाने वाला ग्राफ है। तो आप लोगों के उसमें ग्राफ वाले ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन मुझे नहीं मिला था, तो सरल रेखी ग्राफ वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, सरल रेखी ग्राफ वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है आभासी, आवर्धित, आभासी और समान आकार का आभासी तथा छोटा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और छोटा होता है, आभासी होगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगें हवा में यात्रा कर सकती हैं जब, ध्वनि तरंगें हवा में कब यात्रा कर सकती हैं, जब माध्यम के कण, यहाँ पे कण होगा, यहाँ पे क्या होगा, कण, माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वातावरण में कोई नमी ना हो, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, या कण विक्षोभ दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ध्वनि तरंग हवा में यात्रा कर सकती हैं जब, तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें डी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बर्नौली का आदर्श रूप से तरल पदार्थ पर लागू होता है, बर्नौली का आदर्श रूप से तरल पदार्थों पर लागू होता है चिपचिपाहट, चिपचिपाहट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पिंड वृत्ति पथ पर 180 डिग्री घूमता है तो विस्थापन होगा, पिंड वृत्ति पथ पर 180 डिग्री घूमता है, जैसे ये कोई वृत्ति पथ है, ये कोई वृत्ति पथ है, तो पिंड जो है, कोई पिंड है मान लो यहाँ पे, कोई पिंड मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से वृत्ति पथ पर 180 डिग्री घूमता है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी तो 180 डिग्री घूमेगा ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो अभी 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया, तो इसमें विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन कौन सा होगा, विस्थापन जहाँ से वो शुरू किया और जहाँ से अंत किया वहाँ की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही विस्थापन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी होती है r, और यहाँ से यहाँ से इधर की भी निकालेंगे r, तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन पूछा गया, एक लड़का अपवर्तन के परीक्षण के लिए कांच की पट्टी का प्रयोग करता है, अपवर्तन के लिए पृष्ठ की अवस्था क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन नहीं मिले थे, तो ऑप्शन के साथ ऑप्शन मिल जाते तो आंसर बता देते। ऐसे आप लोगों को इसका आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें क्या पता कौन से ऑप्शन हो उसमें। ये पूछा गया था CGS पद्धति का अर्थ क्या है, CGS पद्धति का अर्थ। तो CGS पद्धति का अर्थ होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इसको, और आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए थे उनसे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला, मैराथन क्लास से कितना बेनिफिट मिला, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये है नदी में बांध बनाकर इसमें पानी रोककर तथा फिर पानी खोलकर टरबाइन द्वारा विद्युत में परिवर्तन करके बांध से विद्युत बनाना किसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई ये? तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया आवृत्ति की विमा है। आवृत्ति की विमा क्या है? तो सब लोग करके आए होंगे। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 आवर्तकाल। 1 आवर्तकाल होता है, तो 1 टी। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? T-1। T-1 जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया फसल विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक। फसल विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तरलता, तापमान, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तरलता, तापमान, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो फसल विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक अगर यही ऑप्शन है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो तापमान वाला बिल्कुल सही होगा। और डी ऑप्शन अगर सभी दिया है, ऑप्शन इसके नहीं मिले थे, ऑप्शन अपनी तरफ से बनाए हैं। डी ऑप्शन अगर सभी दिया है तो सभी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं तो तापमान वाला करेक्ट होगा। अब आप लोग देख लीजिएगा क्या ऑप्शन दिया था उसमें, अगर यही ऑप्शन है तो तापमान वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और डी अगर सभी है तो सभी वाला। अगला क्वेश्चन है चलती कार के अचानक रुक जाने से आगे की ओर गिरने के लिए सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, अतः गाड़ी के रोकने पर व्यक्ति का आगे गिरना किस नियम पर आधारित है? व्यक्ति का आगे गिरना किस नियम पर आधारित है? गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये जो है ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। कौन सा? जड़त्व के नियम पर। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है अगर कोई वस्तु या चीज़ जो है वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहिए, और अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये होता है जड़त्व का नियम। और जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? गति के प्रथम नियम को। गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोई पिंड ग्रह के चारों ओर जिस रेखा पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई ग्रह है, पृथ्वी मान लो उसके चारों ओर घूम रहा है, तो उसके चारों ओर जिस रेखा पे घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे? इस रेखा को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोलकीपर गेंद को रोकते हुए हाथों को पीछे करता है, क्यों? गोलकीपर गेंद को रोकते हुए हाथों को पीछे क्यों करता है? गेंद पर बड़ी ताकत लगाने के लिए, हाथ पर गेंद द्वारा लगाए गए बल को बढ़ाता है, गति में परिवर्तन की दर बढ़ाता है, गति में परिवर्तन की दर घटाने के लिए। तो गति में परिवर्तन की दर घटाने के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन गलत हैं। ये विभवांतर बी को स्थिर रखते हुए आर को आधा कर देने पर धारा आई का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बी इजकस टू आई आर होता है। बी इजकस टू आई आर होता है, तो आई बराबर होगा बी अपॉन आर। आई बराबर होगा बी अपॉन आर। तो बी को स्थिर रखते हुए तो बी को हम हटा देते हैं यहाँ से। क्या कर देते हैं? आई जो है आई इजकस टू 1 अपॉन आर है। आई 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है। अब आर को आधा कर दें। आर को कितना कर दिया हमने? आधा कर दिया। आर अपॉन 2 कर दिया। कितना? आर को आधा कर दिया, आर अपॉन 2 कर दिया। और आर अपॉन 2 करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? 2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई इजकस टू 2 अपॉन आर। आई इजकस टू 2 अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई क्या है? आई दोगुना हो जाएगा इसका। आर को हटा दें, 1 अपॉन 2 कर दें, यहाँ पे 1 अपॉन 2 कर दें तो 2 ऊपर आएगा, तो आई जो है ये उसका दोगुना हो जाएगा। तो डबल वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। डबल वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन तो सब लोग कर दिए होंगे, ये सिंपल कुछ सा क्वेश्चन था,
ये सब लोग कर दिए होंगे, ओम का नियम था ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल से अधिक, चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल के बराबर, चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल से कम, या चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो जितना बल चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है उतना ही बल पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाता है। तो दोनों का बल बराबर होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मुक्त गिरावट से एक पत्थर का वेग, मुक्त गिरावट से एक पत्थर का वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में समय के बराबर है। आयतन अंतराल में समान रूप से बढ़ रहा है पृथ्वी की गति के बारे में क्या कहा जा सकता है? पृथ्वी पत्थर के गति के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समान त्वरण। क्या? समान त्वरण। त्वरण जो है ये समान रहेगी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया, फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। फेदोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? समुद्र की गहराई, भूकंप की तीव्रता। तो फेदोमीटर का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था, तना रूपी सब्जी है, तना रूपी सब्जी है आलू, शलजम, गाजर या टमाटर। तो तना रूपी सब्जी कौन सी है इसमें? आलू। आलू जो है ये तना रूपी सब्जी है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। आलू जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? भारत की मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो देखिए, जिंक की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है और बोरान की कमी पाई जाती है। तो जिसमें जिंक, आयरन और बोरान, जिंक और आयरन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। जिंक और आयरन वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिंक, आयरन और बोरान, इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारतीय मृदा में कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? आम्रपाली, चौसा, दशहरी या सिंधुरी। तो आम की सबसे मीठी प्रजाति है चौसा। कौन सी? चौसा जो है ये आम की सबसे मीठी प्रजाति है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रीकल्चर में, आप लोगों ने अच्छे से कर दिए होंगे। और देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन हमें मिले थे, वो आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। अब आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए हैं। तो एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा, और आप लोगों को हमारे द्वारा जो चीज़ें कराई गई उनसे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और भी अगर इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन याद हो तो वो इस नंबर पर भेज देंगे, इस नंबर पर 7238 96 53 63, इस नंबर पे भेज देंगे। और भी अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। और आप लोग अपने छोटे भाई बहन जो भी हों या कोई तुम्हारे जूनियर हों तो उन लोगों को बताइएगा कि हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, तो उन लोगों को बता दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को फिर दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और देखिए, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सबका सिलेक्शन होना है, सबका सिलेक्शन होगा, किसी को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जय हिंद साथियों।